लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या करें, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था वो तो केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि अगर सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो मूव करते हुए उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी जितनी होती है उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक, हम यहाँ ये मानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारी जमीन है, वो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स इस स्टेज पर ऊपर वाली ए पोर्शन पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0 है। और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी कि इसकी हाइट कितनी है। हमने माना इसकी हाइट कितनी है, h है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक, तो दोनों को जोड़ने के बाद भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, mgh, और इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं फॉर दिस ऑब्जेक्ट। ये हर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होगी क्योंकि हर एक का मास चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो इस पोजीशन पर, सबसे ऊपर की पोजीशन पर कितना है, mgh है। इसी को हम देखेंगे कि ये सब जगह पर, यहाँ बीच में भी यहाँ नीचे भी, सब जगह ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक, पहली जगह पे मैंने समझा दिया आपको कांस्टेंट कैसे है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि माना एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वो h ऊंचाई पर है और वो फ्रीली फॉल कर रहा है। जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। ये क्यों होगी, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, यानी इन दोनों को मिलाकर हमें एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और इसकी हाइट कम होगी। देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी नीचे आने में वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, और जो इसकी हाइट है वो कम हो रही है। जब हाइट कम हो रही होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसका फॉर्मूला था mgh, ये h कम होता जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है और v की वैल्यू अब 0 नहीं रही, कुछ बढ़ जाएगी बिकॉज अब वो नीचे आ गया, तो यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। लेकिन जब हम दोनों को जोड़कर देखेंगे तो हमें फिर से उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी की स्टार्टिंग में थी। ठीक, क्या देखा हमने, ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और उसकी हाइट कम होती जा रही है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। लेकिन दोनों को मिलाकर किसके बराबर है, टोटल जितनी उसकी एनर्जी ऊपर थी उतनी की उतनी एनर्जी बीच में भी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि वो सबसे नीचे आ गया, अब ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पर आ गई। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गई तो दैट मीन्स हाइट कितनी हो गई, 0 हो गई, और वेलोसिटी कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, यानी अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट कितनी हो गई है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h की जगह हमने 0 पुट किया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ पर। यानी इस जमीन पर आने के बाद जितनी भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब भी हम दोनों को अगर ऐड करके देखेंगे तो इनकी वैल्यू फिर से उतनी ही होगी जितनी शुरू में थी। तो इससे हमने ये देखा कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। कल मैंने बताया भी था, एक क्वेश्चन लिखा था कि जो एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है या नहीं होती, वहां मैंने पहले लिख दिया था यस होती है। अब यहाँ मैं आपको उसका प्रूफ बता रही हूँ कि देखो कैसे एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल भी हो रही है और दूसरी बात एनर्जी कंजर्व भी रह रही है, यानी जितनी एनर्जी शुरू में थी उतनी की उतनी एनर्जी हमें बाद में भी मिल रही है। सबसे ऊपर के पोजीशन पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी
काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रही और बीच वाले पोर्शन में आके उसमें दोनों चीज थी, पोटेंशियल एनर्जी भी थी, काइनेटिक एनर्जी भी थी, और उनका सम उतना का उतना ही था जितना पहले था। लास्टली जब वो जमीन पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अब भी अगर हम इन दोनों एनर्जीज को जोड़ेंगे तो हमें उतना ही चीज मिलेगी, उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी की शुरू में थी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो उनके सम को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है पावर। पावर को हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं। मतलब समझो, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। ठीक, किसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं? वर्क को। जब वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर देते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर इज व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम कह दें रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अभी इससे पहले वाले में ये बताया कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, कितना कितना चेंज हो रही है, कितने टाइम पर कितना चेंज हो रही है, और उसका अगर हम हिसाब लगाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। पावर का फॉर्मूला W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, या फिर इसकी दूसरी यूनिट जूल पर सेकेंड होती है। कैसे निकली? जो ये वर्क डन है, वर्क हम जूल में नापते हैं और टाइम हम सेकेंड में नापते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया जूल पर सेकेंड। या एक बड़ी यूनिट होती है, इसको हम किलोवाट कहते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है।